जब कभी हम स्कैंडिनेवियन देशों का जिक्र करते हैं तो जेहन में कुछ निश्चित विशेषताएं उभर कर आती हैं, जैसे कि शांति और सामाजिक संस्कृति में विश्वास के साथ उच्च जीवन स्तर जीने वाले लोग। ये लोग वैश्विक शांति, लोकतंत्र, असैन्यीकरण और निशस्त्रीकरण जैसी मानव हितार्थ विचारधाराओं में विश्वास करते हैं। लेकिन स्वीडन और फिनलैंड ने सैन्य संगठन नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। हालांकि इन दोनों नॉर्डिक देशों की सदस्यता को लेकर हंगरी और तुर्की ने अभी तक सहमति नहीं दी है। इसकी वजह है कि तुर्की ने स्वीडन पर कुर्द विद्रोहियों को शरण देने का आरोप लगाया है और स्वीडन फिनलैंड की सदस्यता पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। लेकिन संभावना है कि साल के अंत तक दोनों देशों को सहमति मिल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है नील और दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जानेंगे कि कौन सी वजहें हैं जो वर्षों तक सैन्यीकरण से दूर रहे देशों को सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही है। नाटो की सदस्यता 21वीं सदी में भी क्यों प्रासंगिक है, ये भी समझेंगे और साथ ही नाटो की सदस्यता विस्तार के नकारात्मक पक्ष को भी जानेंगे। दरअसल पिछले साल मई में स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, जबकि स्कैंडिनेवियन समूह में आने वाला नॉर्वे 1949 से ही नाटो का संस्थापक सदस्य है। लेकिन स्वीडन और फिनलैंड ने अब तक न केवल नाटो जैसे किसी सैन्य संगठन से दूरी बनाए रखी, बल्कि असैन्यीकरण को अपनी विदेश नीति का मूल तत्व भी बनाया। असल में भौगोलिक रूप से उत्तरी यूरोप के संप्रभु राज्यों में केवल स्वीडन और फिनलैंड ही हैं जो नाटो के सदस्य नहीं हैं। इस संबंध में जहां फिनलैंड सीधे तौर पर रूस के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है, वहीं स्वीडन बाल्टिक सागर के माध्यम से रूसी सीमा से जुड़ता है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद स्वीडन और फिनलैंड को भी रूसी आक्रमण का भय है, क्योंकि इन दोनों देशों ने भी यूक्रेन पर रूसी हमले का विरोध किया था। दूसरा, भले ही ये दोनों देश सैन्य तटस्थता में विश्वास करते हैं, लेकिन रूस की नजर में ये देश नाटो और उसके सदस्य देशों के समर्थक हैं। यही वजह है कि स्वीडन और फिनलैंड को लगता है कि यूक्रेन के बाद रूसी आक्रमण का खतरा उन पर ही सबसे ज्यादा है। इस संबंध में दोनों देशों का मानना है कि नाटो की सदस्यता से न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और यूरो अटलांटिक क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित होगी, बल्कि स्वीडिश और फिनलैंडियन लोगों के हितों की भी रक्षा होगी। इस संबंध में कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि ये दोनों देश नाटो की सदस्यता के लिए पहले से ही तैयारी में थे। यूक्रेन संकट तो महज एक बहाना है। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन दोनों नॉर्डिक देशों की सदस्यता आवेदन ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ऐसे में पहले नाटो की प्रासंगिकता को समझ लेना जरूरी है। अमेरिका के नेतृत्व में अप्रैल 1949 में बना नाटो सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ होता है कि किसी सदस्य देश पर किसी गैर सदस्य देश का आक्रमण सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा, यानी कि सदस्य देश पर किसी भी हमले का जवाब सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से देंगे। इस संबंध में नाटो ने शीत युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन के भौगोलिक विस्तार को रोकने में अमेरिका की काफी मदद की। असल में इस संगठन के लगभग सभी सदस्य न केवल यूरोपीय थे, बल्कि रूस के सबसे निकट भी। असल में ये देश रूस की सीमा तक पहुंचने के लिए अमेरिका के लिए पुल का काम कर रहे थे, जिससे सोवियत रूस को उसके क्षेत्र में ही कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि केवल अमेरिका और उसके मित्रों ने ही मिलकर किसी सैन्य संगठन का निर्माण किया था। इस संबंध में सोवियत रूस ने भी अपने सहयोगियों के साथ वॉर्सो पैक्ट नाम से एक सैन्य संगठन का निर्माण किया था। 1955 में स्थापित वॉर्सो सोवियत रूस के विघटन के साथ ही 1991 में समाप्त हो गया। वहीं नाटो अभी तक न सिर्फ अस्तित्व में बना हुआ है, खुद का विस्तार भी कर रहा है। इस बारे में अक्सर ही सवाल उठाया जाता है कि जब हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, जहां मानव जीवन व्यापक रूप से, बहुत एक्सपेंडेड रूप से परिभाषित किया जा रहा है, जहां मानवाधिकारों के विस्तार पर हम चर्चा कर रहे हैं और जहां वैश्विक शांति प्राथमिकता है, उस स्थिति में ऐसे में किसी सैन्य संगठन का विस्तार तो दूर की बात है, ऐसे संगठनों का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए।
मगर जानकारों का कहना है कि वैश्विक शांति एक मिथ है और राज्यों के बीच शक्ति संघर्ष एकमात्र सत्य। नाटो के बारे में उनका मानना है कि यह संगठन शांति के लिए नहीं बल्कि शक्ति विस्तार के लिए कुछ प्रभुत्वशाली राज्यों का एक यंत्र मात्र है। गौरतलब है कि यूक्रेन रूस संघर्ष ने एक बार फिर से राज्यों के यथार्थवादी चरित्र को वैश्विक पटल पर उभारा है और शीत युद्ध काल की तरह ही विश्व फिर से दो खेमों में विभाजित नजर आ रहा है। फर्क बस इतना है कि आज के संप्रभु राज्य लोकतांत्रिक राज्य का मुखौटा लगाए हुए हैं और यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता के समर्थन के पीछे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। असल में यूक्रेन संघर्ष भी नाटो के विस्तार का ही नतीजा है, जहां अमेरिका और यूरोपीय देश अपनी शक्ति और प्रभाव के विस्तार के लिए यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाना चाहते थे, मगर रूस अपनी क्षेत्रीय प्रभुता और सीमा सुरक्षा को लेकर इसका विरोध कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र की वकालत करने वाले राष्ट्र क्या नाटो जैसे संगठन का सदस्य बनकर स्वतंत्रता, संप्रभुता और सिद्धांतों को सुरक्षित रख पाएंगे? दरअसल किसी सैन्य संगठन का सदस्य बनकर कोई भी राष्ट्र अपनी संप्रभुता का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि नाटो जैसे सैन्य संगठन स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के परिचायक नहीं हो सकते हैं। इस संबंध में नाटो के सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, तुर्की आदि का उदाहरण लिया जा सकता है, जो रूस के खिलाफ अमेरिकी और ब्रिटिश नीतियों से पूरी तरह सहमत नहीं है, लेकिन संगठन की सीमाओं से बंधे होने के कारण वे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा नाटो जैसे सैन्य संगठन के विस्तार से प्रभावित होकर या विरोध में दूसरे सैन्य संगठन भी पनपेंगे, जिससे न केवल राज्यों के बीच गुटबाजी बढ़ेगी बल्कि संघर्ष भी बढ़ेगा। जाहिर है ये किसी भी तरह से मानव हित में नहीं होगा। बहरहाल इतिहास हमें बताता है कि सैन्य गुटबाजी ने न केवल मानव की तत्कालीन बल्कि आगामी कई पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए विश्व के देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और किसी भी सैन्य गुट के अस्तित्व को नकारने की ओर बढ़ना चाहिए। अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल है, वर्तमान वैश्विक राजनीति के नजरिए से नाटो की सदस्यता विस्तार के क्या परिणाम हो सकते हैं? विश्लेषण कीजिए। दुनिया इस हफ्ते का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। नमस्कार।